हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सेल इन एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ PYQs को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने जितना पढ़ लिया है, जैसे कि टीचिंग के बारे में बताया था, साथ ही उसमें कुछ टर्म्स आए थे जैसे कि कंडीशनिंग क्या होती है, इंस्ट्रक्शन क्या है, ट्रेनिंग क्या होती है और लर्निंग क्या है, कैसे रिलेट करते हैं टीचिंग से। तो इस तरह से हमने बहुत सारे टर्म्स को यहाँ पे समझा था। साथ ही साथ हमने लेवल्स ऑफ टीचिंग भी पढ़ा है और उसके अलावा आपके फेजेस ऑफ टीचिंग, ये बहुत सारी चीज़ें मैंने करवा दी हैं और उन्हीं से संबंधित आज के PYQs हैं। ये PYQs आपके 2018 से लेके 2023 तक अब तक जो पूछे जा चुके हैं वो सारे PYQs हैं, ठीक है, जिससे कि आपको एक आइडिया भी लगता है और आपको ये पता लगेगा कि मैं जो पढ़ा रही हूँ वो कितना सार्थक है आपके लिए, ठीक है। तो आप लोग चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, PYQs समझ के पेपर का पैटर्न समझने की कोशिश करिए कि NTA के द्वारा आप किस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं, कैसा पेपर आएगा, ठीक है। अभी जो अब दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, अब उसमें किस तरह की संभावना बनती है, तो इसी के रिगार्डिंग हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। चैनल पे आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखा करिए। पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, देखते हैं, ठीक है, देखिए, लेकिन लाइक भी करिए क्योंकि फीडबैक मुझे भी मिलना चाहिए और मुझे भी मोटिवेशन मिलना चाहिए कि मेरी जो कोशिश है वो आपके लिए कितनी सार्थक है, कितनी फ्रूटफुल है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देखिएगा PYQs आपके ये 2018 से लेके 2023 तक, अब जो अभी आपका एग्ज़ाम हो चुका है, यहाँ तक कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिक्षण का कौन सा स्तर उच्चतम संज्ञानात्मक स्तर पर विचारों के आलोचनात्मक या पृथक्कीकरण पर बल देता है। मतलब ये कह रहा है कि फॉलोइंग लेवल ऑफ टीचिंग लेज स्ट्रेस ऑन क्रिटिकल शिफ्टिंग ऑफ आइडियाज एट द हाईएस्ट कॉग्निटिव लेवल। तो आपका इसमें आपको पता है कि मैंने आपको कल एक फिगर दिया था, उसमें बताया था कि कौन सा लेस मीनिंगफुल है, फिर मतलब कौन सा लेस थॉटफुल है, दूसरा सेकंड, फिर कौन सा मीडियम में है और कौन सा मैक्सिमम जो है थॉटफुल जो है, कौन सा ये वो होता है, लेवल कौन सा होता है, ठीक है। तो इसके संदर्भ में यहाँ का जो क्वेश्चन बनेगा, जो कि आलोचनात्मक पृथक्कीकरण की बात कह रहा है, ये आपका रिफ्लेक्टिव लेवल होता है, ठीक है। यहाँ पर रिफ्लेक्टिव लेवल में आपको पता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग और तर्क शक्ति की क्षमता यहाँ पर बढ़ जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर वो क्या करेगा कि हाईएस्ट कॉग्निटिव लेवल होता है जिसमें कि क्रिटिकल शिफ्टिंग होती है, आलोचनात्मक और पृथक्कीकरण यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर कह रहा है द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग इज, रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग के उद्देश्य क्या हैं। तो इसमें यहाँ पर इसका जो राइट ऑप्शन होगा, यहाँ देखिए, अधिगमकर्ताओं को ज्ञान प्रदान करना और उसके अलावा है समस्याओं के समाधान, यहाँ पर अधिगमकर्ताओं में सूझ विकसित करना के लिए, सिद्धांत, छात्रों को तथ्यों और सिद्धांतों के साथ संबद्ध करने के लिए कहना, और नेक्स्ट है चौथा आपका, छात्रों को ज्ञान को समान और भिन्न स्थिति में प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसमें जो आपको पता है ना कि रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की यहाँ पे क्षमता डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद देखिए, शिक्षा का स्तर जो उच्च कोटि के चिंतन कौशल प्रयोग की मांग करता है, तो ये भी आपका क्या होगा, रिफ्लेक्टिव लेवल। देखिए, क्वेश्चन टॉपिक तो वही है और ये आपके कितने सालों से पूछे जा रहे हैं, तो ये मैक्सिमम क्वेश्चन जो थोड़े अलग लगे मुझे वो मैंने लिए हैं। इसके अलावा भी मैक्सिमम क्वेश्चन है जो कि पूछे गए हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में ये अधिकतर वो क्वेश्चन है जो कि थोड़ा बहुत हेर फेर करके या उनका पैटर्न एकदम ही चेंज है, उन क्वेश्चन को यहाँ पर लिया गया है। तो इसमें देखिए, ये भी आपका रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग होगा, जो कि जहाँ पर भी हाई लेवल की कॉग्निशन लेवल की बात की जाती है वो आपका रिफ्लेक्टिव लेवल होता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट के सवाल में भी, इसीलिए मैंने आपको उतनी सारी चीज़ें, उसकी कैरेक्टरिस्टिक हो या आपको जो है टीचिंग से संबंधित हो या लेवल से संबंधित हो, सारी चीज़ें मैंने इसीलिए आपको बताई क्योंकि यहाँ से स्टेटमेंट के भी सवाल बनते हैं, स्टेटमेंट के, असर्शन रीज़न के। तो अभी आप आगे देखिएगा, ये इस तरह के पैटर्न पे सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप अपना सोचने का दायरा, पढ़ने का दायरा थोड़ा सा बढ़ाएंगे जब आपको PYQs का लेवल यहाँ पे पता रहेगा। अब देखिए, स्टेटमेंट 2 दिए हैं, इसमें जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इंग्लिश वाला, यहाँ पे देखिएगा, इसमें पहला कथन है, शिक्षण और अधिगम का समझ स्तर
समझ स्तर मतलब यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात हो रही है। सूचना संबंध परकता को समझना और अवबोध हेतु सामान्यीकरण के लिए और जीवन में उसके प्रयोग के अभिग्रहण पर आधारित है ना। तो ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही कह रहा है कि जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो वहाँ पर हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करने की बात करते हैं, जनरलाइजेशन की बात करते हैं, चीज़ों को समझने की, तथ्यों को, फैक्ट्स को। जो अब तक क्या था, मेमोरी लेवल में चीज़ों को रटाया जा रहा था, रोट लर्निंग कराई जा रही थी, यहाँ पर उन चीज़ों को क्या है, सामान्यीकरण किया जाता है, ठीक है। जो लर्नर है वो अपने जो है उसका जो सोचने समझने का दायरा है वो बढ़ता है, ठीक है। तो तथ्यात्मक सूचना और इसके अलावा फैक्ट्स को समझने की कोशिश करता है, रिलेशनशिप निकालता है, सामान्यीकरण करता है और जीवन में उसके प्रयोग के जो है एप्लीकेशन इन लाइफ, ठीक है। तो इसके लिए भी ये आधारित होता है। कौन सा, आपका अधिगम का समझ स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो ये सही है। और दूसरा कथन है, शिक्षण और अधिगम का जो रिफ्लेक्टिव लेवल है, यहाँ पर ये कह रहा है कि रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इज बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। तो बिल्कुल ठीक है, ये भी सही है। क्रिटिकल थिंकिंग की बात करता है, आलोचनात्मक चिंतन और समस्या निवारण कौशल सृजनात्मक चिंतन के विकास पर आधारित है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको इतना डेप्थ में पढ़ाया था कि जब अगर इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो स्टेटमेंट के सवाल करने में आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए हर्बर्ट मॉडल, हमने पढ़ा था मेमोरी लेवल में। तो इसमें देखिए हर्बर्टियन टीचिंग मॉडल प्रमोट्स, हर्बर्टियन टीचिंग मॉडल किसको प्रमोट करता है, तो ये इसका जो राइट ऑप्शन है ये क्या है, मेमोराइजेशन एंड रोट लर्निंग, ठीक है। क्योंकि हमने इसको आप पढ़ा था किसमें, मेमोरी लेवल में पढ़ा था, जिसमें कई बार आपका ये भी पूछा गया है जो पंचपदीय सिद्धांत 5 स्टेज जो है 5 स्टेप जो प्रिंसिपल इन्होंने बताया अपना हर्बर्ट का टीचिंग मॉडल, उसमें से भी सवाल आपके बने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू द हर्बर्टियन टीचर मॉडल व्हाट इज़ द रोल ऑफ द टीचर। टीचर का रोल क्या है, शिक्षक की भूमिका क्या होती है। तो इसमें देखिए यहाँ पर मेमोरी लेवल में क्या था, छात्रों का ज्ञान बढ़ाया जाता है, मतलब उनको चीज़ों को रटाया जाता है, उनको तर्क की या रीजनिंग की पावर नहीं बताई जाती है। तो यहाँ पर इसका जो राइट ऑप्शन होगा टू लेक्चर एंड ट्रांसमिट नॉलेज टू स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर छात्रों को व्याख्यान देना और ज्ञान प्रसारित करना, ठीक है। ये इसका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से किस शिक्षण स्तर में लर्नर के को अवधारणाओं के सकारात्मक दृष्टांतों के मतलब बीच विभेद करने का अवसर प्राप्त होता है। तो इसमें कह रहा है कि अवधारणाओं के सकारात्मक दृष्टांतों के बीच मतलब अपॉर्चुनिटी टू डिस्क्रिमिनेट एट लेंथ बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स, है ना। तो ये किस में आपका हो जाता है, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल में बात होता है, ठीक है। और रिफ्लेक्टिव में क्या था, क्रिटिकल थिंकिंग की बात होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात होती है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है कि इस लेवल में यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव एग्जाम्पल या कॉन्सेप्ट के वो डिफ्रेंशिएट कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा। नेक्स्ट आपका तो इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पे इसकी व्याख्या है ना। नेक्स्ट आपका देखिए फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग मतलब उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रयोग में लाई जाने वाली जो अध्यापक विधियां हैं, इनकी निम्नलिखित सूची में से उन विधियों की पहचान करें जो लर्नर सेंटर्ड हैं, ठीक है। लर्नर सेंटर्ड कौन कौन सी मेथड्स हैं, इसका मैं पूरा डिटेल वीडियो आपको दूंगी क्योंकि मेथड से यहाँ पर क्वेश्चन बनते ज़रूर हैं। टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड, तो आपको इसमें अपने नॉलेज के आधार पर इसमें पहचानना है कि कौन सी टीचिंग जो है लर्नर सेंटर्ड है। लर्नर सेंटर में लर्नर को ध्यान में रख के चीज़ें बनाई जाती हैं और उस तरह से फ्रेम की जाती हैं। तो इसमें आपका ये जो आएगा ना, इसमें हो जाएगा कंप्यूटर एडेड टीचिंग एंड सिमुलेशन एंड रोल प्लेइंग, ठीक है। चॉक एंड टॉक, ये तो आपका टीचर के ही अंडर कंट्रोल में होता है। लेक्चरिंग विथ ऑडियो विजुअल और प्रोजेक्ट वर्क, ये सब क्या है आपका जो है टीचर के अंडर में होती हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई थी, ट्रेनिंग, कंडीशनर और ये सब टीचिंग से किस प्रकार से भिन्न होती हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन दी है। जिन लोगों ने ना देखा हो उनको देख लीजिए क्योंकि अब जो क्वेश्चन बनते हैं ना इससे भी ज़्यादा टफ बनेंगे, है ना। ये तो PYQs थे, अब इससे भी ज़्यादा टफ बनेंगे, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इधर मैंने आपको इसकी प्लेलिस्ट भी अलग बनी हुई है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, वरना आपको टेलीग्राम पे भी दिख जाएंगी और यहाँ पर
आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें तो आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब बहुत लोग नहीं करते हैं और अनसब्सक्राइब लोगों की संख्या ज़्यादा दिखती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किसके संवर्धन से, किसके प्रमोशन से शिक्षण कार्य प्रशिक्षण और अनुबंधन से भिन्न है। तो इसमें देखिए किसके संवर्धन से, किसके प्रमोशन से शिक्षण कार्य प्रशिक्षण और अनुबंधन से भिन्न है। ट्रेनिंग क्या थी, जो आपकी मतलब जो ऐसी एक्टिविटी जो मसल्स के द्वारा होती हैं। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि आपको किसी स्किल में मास्टर बनाया जाता है, ट्रेन कराया जाता है ना, ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया जाता है, उसको बार बार प्रैक्टिस करा के उसके लिए टीचिंग की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। और कंडीशनिंग क्या था, लो लेवल की जो है यहाँ पे टीचिंग होती है, मतलब कुछ चीज़ों को हैबिट के रूप में जब लाने की बात होती है तो वहाँ पे कंडीशनिंग की बात होती है। ठीक है, पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी याद रखिएगा। तो इसमें देखिए किसके संवर्धन से, क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, बाकी देखिए यहाँ पर फैक्ट्स जो दिए हुए हैं आपके ऑप्शन, तो उसके अकॉर्डिंग क्या क्रिटिकल थिंकिंग है इसका राइट ऑप्शन होगा। क्रिटिकल थिंकिंग के द्वारा प्रशिक्षण और अनुबंधन जो है यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है इन तीनों चीज़ों में। ठीक है, कि क्रिटिकल थिंकिंग के द्वारा मतलब टीचिंग से क्या आएगी, क्रिटिकल थिंकिंग आएगी, और ये आपको ट्रेनिंग और कंडीशनिंग से डिफरेंट जो है यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर देगी। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। तो इस तरह से देखिए आलोचनात्मक चिंतन के फलीभूत शिक्षण कार्य प्रायः प्रशिक्षण और अनुबंधन से भिन्न होता है ना। जब थिंकिंग मतलब कॉग्निटिव लेवल आपका हाई हो जाएगा तब आपको यहाँ पर ट्रेनिंग और इससे कंडीशनिंग की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। शिक्षण कार्य कृषि संप्रदाय निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। पहले शिक्षण कार्य करेंगे तो किसी का कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होता है, और प्रशिक्षण और अनुबंधन उस संप्रत्यय को जो कॉन्सेप्ट आपने टीचिंग के दौरान पाया उसको यहाँ पे स्ट्रक्चर करता है, ऑर्गेनाइज करता है, और फिर जाके आप उसको करने का कार्य करते हैं एक अच्छे मतलब पूरा वेल स्ट्रक्चर फॉर्म में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी इससे टीचिंग से संबंधित होती हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू स्कूल लर्निंग आर टर्म्ड एज सोशल कॉम्पिटेंस। विद्यार्थी अधिगम में योगदान देने वाले कौन से ऐसे कारक हैं जिन्हें सामाजिक दक्षता के रूप में जाना जाता है। अब एक टर्म आ रहा है आपका सामाजिक दक्षता। तो सामाजिक दक्षता से क्या मतलब होता है, मतलब कि सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक तथा व्यवहारात्मक कौशल जो कि आपके समाज के परिवेश में आते हैं। ठीक है, सामाजिक वातावरण में जो चीज़ें आती हैं तो उनमें क्या क्या है, सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक कौशल, ये सारी चीज़ें आपकी सामाजिक परिवेश में काम करती हैं और इसी के आधार पर सामाजिक दक्षता को हम जानते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कौन कौन से ऐसे कारक होंगे, तो इसके लिए आपका देखिए एक तो सबसे पहले मोटिवेशन होना चाहिए, है ना, और उसके बाद सोशल स्किल्स, और नेक्स्ट आपका फिर क्या है यहाँ पर फैमिली सपोर्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके ये फैक्टर्स जो हैं आपके लिए जिम्मेदार होते हैं किसके लिए, सामाजिक दक्षता के लिए। ठीक है, तो इस तरह से नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सामाजिक दक्षता के अंतर्गत मतलब वही चीज़ें है ना, तो ये सारी चीज़ें आपकी सामाजिक दक्षता के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट आपका देखिए, और फ्रेंड्स वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया होगा, लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि क्वेश्चंस को ढूंढना फिर उनको कलेक्ट करना बहुत बड़ा टास्क होता है, जो कि मैं आपके सुविधा के लिए करती हूँ चीज़ें। तो एक लाइक तो बनता ही है ना, लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन एक लाइक से मेरा मोटिवेशन काफ़ी गुना बढ़ जाता है। अब देखिए यहाँ पर अधिगम, कोई शिक्षक अपनी कक्षा में वांछित अधिगम परिणाम सुनिश्चित करने के लिए प्रश्न उत्तर जो है सेशन मतलब क्वेश्चन आंसर सेशन का प्रयोग करता है। इस प्रक्रिया में वो किसी विद्यार्थी द्वारा दिए गए कुछ उत्तरों के लिए ये इस तरह का कमेंट करता है, जैसे हाँ आप सही हैं, गुड, है ना। तो इससे निम्नलिखित में से किसका उदाहरण माना जाएगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन पढ़ने में कैसा बड़ा सा लग रहा है ना कि बहुत लेंदी है, पता नहीं क्या पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पर अब इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये होगा आपका, जैसे यस यू आर राइट, है ना, गुड। तो यहाँ पर ये क्या दे रहा है, पॉजिटिव फीडबैक है। ठीक है, मैंने आपको इसके बारे में भी बताया था, इसीलिए मैंने वो सारे क्वेश्चन इसीलिए मैंने आपको देने की कोशिश की। चाहती तो मैं आप दूसरा कोई भी टॉपिक बना सकती थी, लेकिन इसलिए ताकि आपको क्वेश्चन का लेवल पता लगे और आपको ये न लगे कि मैम पता नहीं क्या पढ़ा रही हैं, आता भी है कि नहीं आता है ना। इसलिए चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर देखिए पॉजिटिव फीडबैक, ये सारी चीज़ें आपको कहीं ऐसे टॉपिक में नहीं मिलेंगी, पर मैं बीच में जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आता जाता है चीज़ों को आपको क्लियर करती चल रही हूँ। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, जो कि जैसे एक तो ये आपका है कि कमेंट किया उन्होंने कि
येस यू आर राइट, गुड, मतलब एक पॉजिटिव फीडबैक, बच्चे को अच्छा लगेगा, उसकी प्रशंसा हो रही है ना। तो इसी तरह से प्रशंसा हो, शाबाशी हो, या हम कहें कि अच्छा तुम अपना रिजल्ट अच्छा लाओ तो तुमको हम ये इनाम देंगे, तो ये भी क्या है, पॉजिटिव ही है, मतलब एक रीइंफोर्समेंट है ना, तो पॉजिटिव फीडबैक ही है, ठीक है। तो इसको वही रीइंफोर्समेंट या फीडबैक मतलब इसीलिए होता है, और अच्छे कम्युनिकेशन के लिए, अच्छी टीचिंग स्किल के लिए फीडबैक का मिलना ज़रूरी होता है। फीडबैक खाली लर्नर के ही लिए नहीं, टीचर के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट रखता है, ठीक है। तो और नेगेटिव फीडबैक में जैसे किसी को आप क्रिटिसाइज करते हैं, है ना, कि नहीं तुम ये नहीं कर पाओगे, अरे तुम रहने दो, तुमसे तो होगा ही नहीं, ये आपका नेगेटिव फीडबैक है, जो कि आप एक टीचर को कभी नहीं करना चाहिए। टीचर को हमेशा मोटिवेट करने के लिए करना चाहिए, पॉजिटिव फीडबैक ही देना चाहिए, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट ही देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है आपका असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। अब देख रहे हैं हर तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं इन्हीं कुछ 2-3 टॉपिक से। तो अब देखिए असर्शन रीजन में क्या है, असर्शन कह रहा है कि शिक्षण टीचिंग शिक्षक एवं अधिगमकर्ता के मध्य समीक्षात्मक एवं रचनात्मक विनियोग को समावेशित करता है। मतलब टीचिंग इन्वॉल्व्स क्रिटिकल एंड क्रिएटिव इंटरचेंजेस बिटवीन टीचर एंड लर्नर एंड हेंस इट इज डिफरेंट फ्रॉम इंस्ट्रक्शन एंड स्ट्रेनिंग। अब देखिए यहाँ पर स्ट्रेनिंग नाम दे दिया है, इंस्ट्रक्शन एंड स्ट्रेनिंग, है ना, प्रशिक्षण को स्ट्रेनिंग कह रहा है। तो ये भी थोड़ा सा अलग नेम है, लेकिन मतलब क्या हुआ, प्रशिक्षण से, है ना, जैसे हम ट्रेनिंग पढ़ते हैं तो इस ट्रेनिंग कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए अनुदेशन एंड प्रशिक्षण से भिन्न है, मतलब इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग की बात कह रहा है। तो इसमें कह रहा है कि, और दूसरा रीज़न कह रहा है कि असर्शन हो गया, यहाँ पर कथन कह रहा है शिक्षण अधिगमकर्ता के मध्य समीक्षात्मक और रचनात्मक विनियोग को समावेशित करता है, अतः अनुदेशन और प्रशिक्षण से भिन्न है। बिल्कुल सही बात है, वही चीज़ जो पहले कही थी, लेकिन अब देखिए इसको कितना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है कि जो टीचिंग होती है वो बिल्कुल अनुदेशन और प्रशिक्षण से भिन्न होती है, ठीक है। कंडीशनिंग इंस्ट्रक्शन या कंडीशनिंग या जो आपकी इंस्ट्रक्शन कंडीशनिंग या ट्रेनिंग जो भी होती है, तो ये क्या है, टीचिंग से डिफरेंट होती है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ सही है। और इसमें कह रहा है कि शिक्षक एवं अधिगमकर्ता के मध्य समीक्षात्मक एवं रचनात्मक विनियोग को समावेशित करता है। तो बिल्कुल टीचिंग जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग देती है, क्रिएटिव आपको बनाती है ना। तो टीचिंग ये सारी चीज़ें टीचर और लर्नर को यहाँ पे करती है, ठीक है। और दूसरा जो है रीज़न कह रहा है अनुदेशन और प्रशिक्षण दोनों ही संज्ञानात्मक आदान प्रदान के निम्न स्तर पर आयोजित होते हैं। ये मैंने आपको बहुत पहले ही बताया कि ये जो ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शन या कंडीशनिंग होती है, ये क्या है, बहुत लो लेवल का होता है, जो कि ज़्यादा पढ़ लिख नहीं सकते हैं, उनको फिर ऐसे इस तरह से टीचिंग कराई जाती है ना। तो यही चीज़ें हैं, मतलब एक सिंपल वे में अगर कहना चाहें, अगर आप हाई लेवल पे चीज़ों को समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना इसको ऐसे मोटे तौर पे याद रखिए कि ये निम्न स्तर पर इनकी बात होती है, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग या कंडीशनिंग की। तो ये भी सही है, और ये आपका मतलब कथन और निष्कर्ष दोनों ही सही हैं, ठीक है। असर्शन रीज़न दोनों ही सही हैं। तो इसमें आपका ये ए ऑप्शन दोनों सही है और ए इसकी सही व्याख्या है, ठीक है। अब इस तरह से देखिए, अब आपको ऐसे ही तैयारी करनी है, ठीक है। इन विच लेवल ऑफ टीचिंग प्रमोशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इज द हॉलमार्क। शिक्षण के किस स्तर पर आलोचनात्मक चिंतन के उन्नयन को सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। तो क्रिटिकल थिंकिंग की बात किसमें की गई थी, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग में यहाँ पर इसमें की गई थी, है ना। मैंने आपको पहले बताया था ना, ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल, तो स्वायत्त विकास स्तर जो स्वयं से होता है ना, यही चीज़। मतलब वैसे तो आपको फिगर में यही तीनों चीज़ें मिलेंगी, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग या रिफ्लेक्टिव, लेकिन ऑटोनोमस का भी नाम कहीं कहीं आता है, तो वो पता होना चाहिए कि ठीक है, सेल्फ जो हम सीखते हैं बाय बर्थ हमारे पास साथ जो आती हैं, और ये जो है काफ़ी मतलब एज के बहुत कम उसमें आती हैं। जब आपकी बहुत कम एज होती है तब ये चीज़ें ऑटोनोमस लेवल वाला जो है यहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट आप देखिए, अधिगम के किस स्तर को एक्सप्लोरेटरी अंडरस्टैंडिंग कहा जाता है। तो इसमें देखिए, जो एक तो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता ही है आपका, लेकिन अब देखिए एक टर्म्स और जोड़ दिया, एक्सप्लोरेटरी अंडरस्टैंडिंग। इसमें क्या होता है कि जो आपकी क्षमता होती है वो किस ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब आप तर्क कर सकते हैं, तर्क करने की शक्ति आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं, आलोचनात्मक चिंतन हमारा जो है विकसित हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें किस में होती हैं, ये आपकी रिफ्लेक्टिव लेवल में होती हैं, ठीक है। तो इसी के लिए इसको खाली भ्रमित करने के लिए कह दिया है एक्सप्लोरेटरी अंडरस्टैंडिंग। वैसे भी एक्सप्लोर करना मतलब आप जो है
खोज की तरफ बढ़ते हैं, मतलब और जानने की उत्सुकता होती है ना, आपका जो डेवलपमेंट है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो चीज़ों को समझने की, उनको तर्क करने की ये क्षमता आप में विकसित हो जाती है। यही होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, यहाँ पर देखिए, कक्षा में पारस्परिक क्रिया की गति को किसके माध्यम से प्रभावशाली ढंग से प्रबंधित किया जा सकता है? तो डायनामिक्स ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन कैन बी इफेक्टिवली मैनेज थ्रू, किसके द्वारा मैनेज किया सकता है? जो कि जैसे इसका पूरा मतलब है, जो आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कक्षा में पारस्परिक क्रिया की जो क्लासरूम इंटरेक्शन होता है वो किस तरह से दिखाई देता है कि टीचर पढ़ा रहा है और स्टूडेंट बराबर फीडबैक दे रहे हैं, क्वेश्चन आंसरिंग बहुत अच्छे से हो रही है, बच्चों को चीज़ें समझ में आ रही हैं, जो चीज़ें टीचर बताना चाहता है वो चीज़ें उनके माइंड में आ रही है, समझ में आ रही है, उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप हो रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें यही तो आपको प्रभावशाली बनाएंगे टीचिंग को, है ना, जबकि एक क्लास में मैनेजमेंट डिसिप्लिन एक मेंटेन रहेगा। यही चीज़ें कह रहा है कि किसके माध्यम से। तो यहाँ पर देखिए, इंटरप्रिटिंग परसीव्ड मीनिंग, समझे गए अर्थों की व्याख्या करके। अब भाषा की जटिलता से तो ये चीज़ होगा नहीं, है ना, तो ये तो बिल्कुल गलत है। उसके बाद है रिपीटेटिव सिंबोलिज्म, पुनरावृत्ति प्रतीकीकरण, मतलब फिर से वही रिपीट करना, और शब्द भंडार। तो शब्द भंडार से कैसे होंगी चीज़ें, है ना, तो ये आपका इसमें होगा कि अर्थों की व्याख्या करने, लर्नर की चिंतन शक्ति एवं सृजनात्मक क्षमता यहाँ पर विकसित की जाती है। जब उनको क्या है, हम जो भी बताना चाह रहे हैं उनको इजी लैंग्वेज में बताएंगे, समझ में आएंगी चीज़ें, तो वहाँ पे अपने आप ही क्लासरूम इंटरेक्शन बना रहेगा टीचर एंड लर्नर के बीच, और लर्नर्स की भी जो क्रिटिकल पावर है वो बढ़ जाएगी, क्रिएटिविटी उसकी डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट है आपका, एक अध्यापक द्वारा पाठ के प्रस्तुतिकरण के दौरान प्रस्तुति के परिवर्तनशीलता अथवा नम्यता, नम्यता मतलब यहाँ पर ये है आपका फ्लेक्सिबिलिटी से कह रहा है कि किस रूप में जाना जाता है, मतलब द वेरिएबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिलीवरी ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ ए लेसन बाय ए टीचर इज कॉल्ड एज। ये क्या चीज़ कही जाती है? तो इसमें देखिए, अध्यापक के द्वारा पाठ के प्रस्तुतिकरण के दौरान, मतलब प्रस्तुति के परिवर्तनशीलता अथवा फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब यहाँ पर देखिए, एक तो ये है, पहले ऑप्शन आप पढ़िए तब आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। थिंकिंग करिकुलम, क्या पाठ्यक्रम में चिंतन करके, या इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, इंस्ट्रक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था, टीचर के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है लर्नर को। ठीक है, और इंस्ट्रक्शन मतलब क्लासरूम में भी हो सकता है, या टीचर अगर क्लासरूम में नहीं है और उसने बता दिया ये काम तुम्हें करना है, तो ये भी इंस्ट्रक्शन हुआ, है ना। आपको यूट्यूब से भी इंस्ट्रक्शन मिलता है, मैंने आपको कहा ये आप काम करिएगा, ऐसे ऐसे नोट्स बना के रखिएगा, ये भी इंस्ट्रक्शन हुआ। तो अनुदेश देना, है ना, तो इंस्ट्रक्शनल वैरायटी की कह रहा है कि कुछ ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी, तो इंस्ट्रक्शनल वैरायटी। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन, बोधगम, इससे कोई मतलब नहीं है। प्रोसीजरल नॉलेज, तो ये नॉलेज की बात करता है। इसमें परिवर्तनशीलता जब कह दिया है, अथवा फ्लेक्सिबिलिटी मतलब वेरिएबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी की बात करता है, तो ये आपका इंस्ट्रक्शनल वैरायटी होता है। ठीक है, क्योंकि अध्यापक की मतलब क्लासरूम की बात कर रहा है ना। तो ये आपका देखिए, ये क्वेश्चन आपका 2020-21 में पूछा गया है। तो अध्यापक द्वारा पाठ के प्रस्तुतिकरण के दौरान प्रस्तुति की परिवर्तनशीलता और फ्लेक्सिबिलिटी को नैमित्तिक विविधता मतलब इंस्ट्रक्शनल वेरिएबिलिटी के रूप में जाना जाता है। एक शिक्षक के लिए इसका छात्रों का ध्यान बनाए रखने के लिए एक प्रकार के निर्देश से दूसरे प्रकार के निर्देश के रूप में स्थानांतरित करने में सक्षम होता है। ठीक है, मतलब एक इंस्ट्रक्शन दिया, उसके बाद टीचर दूसरा कहता है ना, तो यही तो होता है, यही होता है इंस्ट्रक्शनल वेरिएबिलिटी। और शिक्षा में एक मूल्यवान कौशल माना जाता है। ठीक है, क्योंकि जब टीचिंग आप करते हो ना, तो बहुत सारी स्किल का यूज़ करते हो। कोई ना एक ही स्ट्रेटजी पे काम किया जा सकता है, ना ही एक टीचिंग मेथड के द्वारा काम किया जा सकता है, और ना ही कोई इंस्ट्रक्शन का एक ही फॉर्म होता है। तो ये क्या होती हैं, चीज़ें वेरी करती रहती हैं, और तभी क्या है, इंटरेक्शन बना रहता है। अगर एक ही फ्लो में पढ़ाते जाए, खाली लेक्चर मेथड है, लेक्चर ही मेथड देता जाए, तो क्या अच्छा लगेगा, बोरिंग हो जाएगा, है ना, ये चीज़ है। तो आपका जो है सेकेंड ऑप्शन ये सही है। आपका ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है, इन द रोल ऑफ ए टेस्ट कंस्ट्रक्टर हाउ शुड ए टीचर प्रोसीड। एक परीक्षा निर्माता की भूमिका में एक शिक्षक किस प्रकार आगे बढ़ेगा। अब ये आपको कहीं पे सिलेबस में ऐसे नहीं मिलेगा कि परीक्षा निर्माता क्या होता है, लेकिन टीचर का काम तो होता है ना। इवैल्यूएशन में आप पढ़ेंगे या आपने पढ़ा भी होगा कि टीचर ही कंस्ट्रक्ट करता है। कई तरह के टेस्ट जब लिए जाते हैं तो वो टीचर का ही तो काम होता है। तो इसमें देखिए कैसे इसके जो है सीक्वेंस पे ऐसे लगाए जाएंगे। पाठ्यक्रम अथवा इकाई अंतर्वस्तु का विशेष ब्यौरा देना, मतलब यूनिट। ठीक है,
मुख्य पाठ्यक्रम अथवा इकाई उद्देश्यों की सूची बनाना। अब उसमें से पहले तो पाठ्यक्रम आपने बनाया, जैसे कि मैं आपको फर्स्ट पेपर पढ़ा रही हूँ। अब उसमें क्या है, सबसे पहले टीचिंग। अब टीचिंग में भी क्या है, जो आपका फर्स्ट जो चीज़ें पहले आनी है, जो कि बाद में फिर रिलेट करके पढ़ानी है, तो पहले हम क्या करेंगे, जो चीज़ें मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको देंगे। तो यही कह रहा है, मुख्य पाठ्यक्रम अथवा इकाई उद्देश्यों की सूची। अवास्तविक उद्देश्यों को हटा देना, ठीक है, ये ऑप्शन में से आपके दिए हैं। और विशिष्टताओं की सारणी तैयार करना, मेन चीज़ें क्या हैं। फिर आइटम्स को तैयार करना, परीक्षण मद मतलब जो आइटम्स मतलब यहाँ पर टेस्ट जो बनाया जाता है ना, उन्हीं को आइटम्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो टेस्ट बनाए जाते हैं इन्हीं को आइटम्स कहते हैं। तैयार करना जो इंस्ट्रक्शनल उद्देश्यों से मेल खाते हैं, जो हमने मतलब यहाँ पे उद्देश्यों की सूची बनाई है, उसी के आधार पे ये टेस्ट निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है। तो यही हो जाता है आपका जो है कैसे इसको हम किस सीक्वेंस में रखेंगे ना, पहले मेन प्रायोरिटी, फिर दूसरी, फिर ऐसे ऐसे करके उसका एक सीक्वेंस होता है। यही चीज़ें यहाँ पर पूछ रहा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को प्रमोट करिए थोड़ा सा, है ना, क्योंकि अनसब्सक्राइब लोग जो है बहुत देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। क्या प्रॉब्लम है भाई, सब्सक्राइब तो कर ही लेना चाहिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिल जाए। और कुछ लोग बिल्कुल भी कमेंट नहीं करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें और अपने लाइक एंड शेयर को अपने कंटिन्यू करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और इसी तरह मैं टॉपिक वाइज आपको कंटेंट यहाँ पर PYQs भी कराऊंगी, जिससे कि आपको पता लगेगा कि आपका उस टॉपिक में और कितना डीप नॉलेज चाहिए। और क्यों नहीं पेपर होगा, पेपर का लेवल कितना भी टफ हो जाए, लेकिन हम अगर एक स्ट्रेटजी से चलते हैं तो बिल्कुल भी एकदम हमारे लिए चीज़ें ईजी हो जाती हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक चैनल पर बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।